Welcome student, today I'm going to start class 12th botany. So before going to start the class, let's we take the brief idea about the syllabus. So syllabus की जब हम बात करते हैं तो syllabus में आपके यहाँ पे टोटल 4 यूनिट्स हैं. 4 यूनिट्स में फर्स्ट जो यूनिट है आपका वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारे आपके एमसीक्यूज जो है वो डायरेक्ट सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. तो स्टूडेंट्स बेसिकली मेरा क्लास स्टार्ट करने का जो फोकस है वो ये है कि आपको एक तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाने हैं. अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है वो आपको प्रिपेयर करवाना है एग्जाम्स के लिए. और आपको यहाँ पे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैंने जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाने हैं, ताकि आपको जब आफ्टर ट्वेल्थ जब आप एग्जाम फेस करोगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और तब आपको इन कंसेप्ट्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बात कर रहे थे सिलेबस की. सिलेबस में फर्स्ट यूनिट आपका है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सेकंड यूनिट जो है वो आपका है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे डायरेक्ट आते हैं. ठीक है. थर्ड आपका है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. एंड फोर्थ यूनिट है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. तो ये यूनिट जो है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस. ठीक है. हर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके चलेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और आल्सो जो है हमारा पर्पस होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीज को अंडरस्टैंड करेंगे. मतलब हमें कंसेप्चुअल आइडिया होना चाहिए, हमें कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करके चलना है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट. तो फर्स्ट यूनिट में मैं आपको जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं जेनेटिक्स आपको सबसे पहले करवाऊंगा, क्योंकि जेनेटिक्स में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं. ऐसा नहीं है कि बाकी के नहीं आते, मतलब ओवरऑल आपके लिए हर जो सेक्शन है वो जरूरी है. बट हम जेनेटिक्स जो है वो यूनिट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो जेनेटिक्स में बेसिकली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए मैं मेरी कोशिश रहेगी कि जेनेटिक्स में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करूं. ठीक है. ओके. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स. तो स्टूडेंट जेनेटिक्स में भी हमें सिलेबस का जो है पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम जेनेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे मैंने आपको रिटन फॉर्म में जो सिलेबस है वो प्रोवाइड कर दिया है. जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें. जेनेटिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की. ओके. सो नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे जेनेटिक्स में जो मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस रहेगा. मेंडल्स की जो मतलब इनहेरिटेंस स्टडी थी वो हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे. ठीक है. और उसके बाद क्या क्या डिविएशंस आई बाद में मेंडलिज्म में, मतलब कि हम यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म. मेंडल पीरियड जो था उसको हम डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा सा हम ब्रीफ कंसेप्ट लेंगे प्री मेंडेलियन पीरियड. मतलब हम मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट में मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे. मतलब मेंडल से पहले हम जो प्री मेंडेलियन था वो हम थोड़ा सा कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे. फिर मेंडल के टाइम पे पढ़ेंगे. और मेंडल्स के टाइम के बाद में जो कंसेप्ट आई, मतलब जो डिविएशंस आई मेंडलिज्म में, मतलब मेंडल्स जो एक्सपेरिमेंट थे, मेंडल्स के जो लॉ थे उनमें जो डिविएशंस आई, मतलब कह सकते हैं कि पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी डिस्कस करेंगे. और इनमें हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है. और इसमें हम कोडोमिनेंस का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद हम मल्टीपल एलील्स की बात करेंगे. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ कि बेसिकली ये कंसेप्ट्स का थोड़ा थोड़ा ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए. बेसिकली जब मेंडल्स जो थे उन्होंने जब मतलब इनहेरिटेंस जो लॉज दिए थे उन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा था कि कोई भी अगर जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो टोटली वो डोमिनेंस होते हैं. डिटेल में हम बात करेंगे आगे. थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करवाना है. तो मेंडलिज्म के बाद में पोस्ट मेंडेलियन टाइम में इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई. ठीक है. उसके बाद कोडोमिनेंस कंसेप्ट आया, मतलब ये मेंडल के बाद में आया. उसके बाद मल्टीपल एलिलिज्म. तो इस चीज को एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मेंडल्स के टाइम पे जो जो स्टडी हुई थी, जो लॉज आए, उसमें ये डिस्कवर हुआ था कि जो बेसिकली जीन्स होता है उसके टू फॉर्म्स होते हैं. मतलब एक जीन के टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं. मतलब हम अपनी सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जितने भी जीन्स मेंडल के टाइम पे जितने भी जीन्स स्टडी हुए थे, डिस्कवर हुए थे, वो सारे के क्या थे, वो डाइमर फॉर्म में थे. मतलब डाइमर थे. दे आर डाइमरिक.
ठीक है। तो वो डाइमर फॉर्म के थे, मतलब उनको डाई एलील कहा गया था, डाई एलीलिक जीन्स कहा गया था। तो उसके बाद पोस्ट मेंडेलियन में हमने मल्टीपल एलील्स भी जो है वो कुछ डिस्कवर हुए, मतलब कुछ ऐसे जीन्स भी थे जिनके मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थी, मतलब उनके 2 से ज्यादा एलील्स थे। तो ये सारे कंसेप्ट मैं आपको सबसे पहले हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इनके जो कुछ जो इसकी बेसिक टर्म्स रहेंगी वो भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी होगी जेनेटिक्स की वो भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। देन प्लीयोट्रॉपी ये भी हम पढ़ेंगे, एक जीन का एक से ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताऊंगा आगे। फिर क्रोमोसोम्स है एंड जीन्स के बारे में। देन सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में हम डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है, ओके। उसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का एंड आरएनए का। डीएनए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डीएनए पैकेजिंग एंट्रेंस में सीधा सीधा डायरेक्ट पैकेजिंग पे क्वेश्चन आता है और इसमें आपको मैं बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवा के चलूंगा। देन उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन में हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। हम तीनों रेप्लिकेशंस में टाइप की बात करेंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पे डिस्कस करेंगे। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा बताऊंगा कि कैसे जो है डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होती है टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन्स। तो कैसे मतलब एक डोग्मा बना होता है, जो करेक्टर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो डीएनए में स्टोर होती हैं और वहां से कैसे वो ट्रांसफर होती हैं आरएनए में और आरएनए से आगे उसी के बेस पे, मतलब जैसे डीएनए कमांड करता है, जैसे वो मास्टर प्लान देता है, उसी की तरह की प्रोटीन्स बनती है। तो ये सारी बातें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन प्रोटीन बायोसिंथेसिस, वही प्रोटीन्स की बात करेंगे, कैसे प्रोटीन का बायोसिंथेसिस होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। देखो प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन। और जीन रेगुलेशन में लैक ओपरान, लैक ओपरान बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लैक ओपरान जो है ये, इस पे तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मतलब आफ्टर 12th जब आप एग्जाम फेस करोगे कोई कॉम्पिटिटिव, तो वहां पे आपको डेफिनेटली लैक ओपरान पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, मतलब एक तो एटलीस्ट मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो इतना ये इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल जो जेनेटिक्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर करके चलना है। So let's we start the concept of heredity and variation. फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का क्या मतलब हुआ, डिटेल में हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा हम इसका कंसेप्ट ले लेते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टूडेंट हेरिडिटी का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं, ओके। तो जीन्स बेसिकली क्या होते हैं हमारी बॉडी में, बेसिकली जीन्स हमारी बॉडी में करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी बॉडी में लेट्स सपोज कोई भी करेक्टर है, तो वो करेक्टर कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है हमारी बॉडी में, उनको कौन एक्सप्रेस कर रहा है, जीन्स कर रहे हैं। तो जीन्स का एक मेन रोल होता है हमारी बॉडी में करेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। कोई भी जैसे सपोज करो व्हाट इज द साइज ऑफ माय नोज, तो कौन डिसाइड कर रहा है, मतलब मेरे नोज का साइज कौन डिसाइड कर रहा है, कलर ऑफ आईज, हेयर कलर एंड बॉडी फिजिक, ठीक है। टॉल, ड्वार्फ, सो मेनी मतलब करेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो वो सारे कौन एक्सप्रेस कर रहा है, उनके पीछे बेसिकली कमांड कौन दे रहा है, मास्टर प्लान किसके पास है, तो वो जीन्स के पास है। बेसिकली जीन्स ही वो चीज है जो क्या करता है, करेक्टर को बॉडी में एक्सप्रेस करवाता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा और इसको अच्छे से हम एक बेसिक लेवल पे अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का मतलब हुआ कि बॉडी में करेक्टर जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बेसिकली जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो बेसिकली वहां पे क्या होता है कि जैसे लेट्स सपोज मेरी बॉडी का साइज, मेरी बॉडी का फिजिक, मेरी बॉडी का कलर, बॉडी में हेयर, नोज शेप, नोज साइज, हेयर कलर, आईज कलर, तो ये सारे बेसिकली ये जो करेक्टर हैं ये मैंने कहाँ से ड्राइव किए, बेसिकली हमने अपने पेरेंट्स जो थे वहां से ड्राइव किए। तो बेसिकली हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है, हेरिडिटी में बी डिफाइंड may be defined as the process of transmission of character from the parents to their offsprings.
सिंपली वी कैन से दैट कि पेरेंट्स से जो करेक्टर ट्रांसफर करते हैं न्यू मतलब कमिंग नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में, तो वो जो करेक्टर ट्रांसफर करते हैं हम उनको क्या कहते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, बेसिकली वो एक हेरिटेंस, वो सॉरी हेरिडिटी हो रही है। तो हेरिडिटी का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं, तो वेरिएशन की जब हम बात करते हैं, वेरिएशन का मतलब कि हाउ मच डिफरेंसेस, मतलब कितना डिफरेंस जो है वो हुआ पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में। लेट मी रिपीट अगेन, एक्चुअली all we inherit character from their parents। तो कितने हम अपने पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं, तो इतनी जितने हम अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं उतना हमारी बॉडी में इनहेरिटेंस होता है, मतलब उतने करेक्टर पेरेंट्स के हमारी बॉडी में आते हैं। तो करेक्टर किसकी फॉर्म में आते हैं, जीन्स की फॉर्म में आते हैं। तो हम कह सकते हैं हेरिडिटी का मतलब कि हमारी बॉडी में कितनी हेरिडिटी हुई है, कितने जीन्स आए हैं, कहां से, पेरेंट्स से, बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ जो हेरिडिटी है उसको हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और हेरिडिटी में बेसिकली जीन्स ट्रांसफर होते हैं, जीन्स आते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हेरिडिटी को हम कहते हैं कि ये क्या है, जेनेटिकली बेस्ड होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और वो कैरेक्टर किसकी फॉर्म में आते हैं, जीन्स की फॉर्म में आते हैं, ओके। और जितने जीन्स आते हैं हमारी बॉडी में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जितने जीन्स जाएंगे उतना वो इंडिविजुअल, उतना वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से मैच करेगा, सिमिलर होगा, मिलता जुलता होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स कितना वो अपने पेरेंट्स से मिसमैच करता है, मतलब डिसिमिलर है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जब हेरिडिटी होती है, तो हेरिडिटी जब होती है, तो हेरिडिटी में मतलब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हेरिडिटी में यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो जब प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी होती है, इनहेरिटेंस जब होती है, तो उसमें मियोसिस भी होगी, फर्टिलाइजेशन भी होगी। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम बात करते हैं, एक्चुअली ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, चेंजेस आर डिफरेंसेस आर चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के टाइम पे, मतलब करेक्टर जब ट्रांसफर कर रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, उस टाइम पे मियोसिस और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो मियोसिस जहां पे, लिसन केयरफुली, जहां पे मियोसिस होगी वहां पे वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जहां पे होगी वहां क्या होगा, वेरिएशंस डेफिनेटली आएंगी। तो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशंस, ये बेसिकली दो फिनोमिना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशंस, जो ये दो फिनोमिना है, ये प्रेजेंट होते हैं जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये हम आगे जैसे जैसे हम आगे हम बढ़ेंगे, तो ये मतलब और इनको अच्छे से हम क्लियर करेंगे। अभी राइट नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स की, सॉरी, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो टर्म जेनेटिक्स जो है ये दी थी विलियम बेटसन ने 1906 में, ओके। उसके बाद जब हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज हमें अंडरस्टैंड होती है कि लेट्स सपोज जैसे हम बात करते हैं, लेट्स सपोज किसी प्लांट की बात कर लेते हैं, मैंगो प्लांट। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंगो प्लांट जो है, जब उसमें रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, जब उसमें इनहेरिटेंस होगी, तो आगे मैंगो ही क्यों डेवलप होगा, मैंगो प्लांट क्यों बनेगा। अगर गावा प्लांट है तो गावा से गावा ही प्लांट क्यों बनता है। एनिमल्स की केस में बात करें, तो जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट से एलिफेंट ही बनेगा। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एलिफेंट से एलिफेंट या गावा से गावा इसलिए बन रहा है क्योंकि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन में बेसिकली उस तरह के करेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं जो वो अपने पेरेंट्स से ड्राइव कर रहा है। मीन्स कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो
अपने पेरेंट्स से क्यों मिलती जुलती है? क्योंकि उसमें अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ड्राइव होते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है, ठीक है? तो क्योंकि वहां से इनहेरिटेंस होता है, जीन्स ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, सो दैट्स व्हाई पेरेंट्स जो है ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पेरेंट्स से अपने मैच करते हैं। बट वहां पे थोड़ी सी वेरिएशंस भी होती हैं। तो वेरिएशंस क्यों होती हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हेरिडिटी वहां पे मियोसिस होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है? तो मियोसिस का मतलब होता है, मियोसिस का मतलब क्या होता है? मियोसिस बेसिकली एक सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, दैट्स व्हाई इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेथड को सिनगैमी बोलते हैं। ये हम लेटर में डिस्कस करते रहेंगे इनको, ठीक है? ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब हुआ कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट से एलिफेंट ही प्रोड्यूस होगा, मैंगो से मैंगो प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा। दैट्स व्हाई ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है? मतलब हेरिडिटी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो उनमें इनहेरिटेंस होगा, इसलिए इसलिए बेसिकली वो अपने पेरेंट्स से मैच करेंगे, ठीक है? ओके, तो अब मेन इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसकी हम बात करेंगे। बेसिकली ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेटली आपको एमसीक्यूज मिलेंगे आगे एंट्रेंस में। तो बेसिकली कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो कैरेक्टर में जैसे हम बात कर रहे थे हेरिडिटी में कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? और वो कैरेक्टर कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं? जीन्स करते हैं, इसलिए हम इनको जेनेटिकली बेस्ड कहते हैं। प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है? तो कैरेक्टर्स में जब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, एक इनहेरिटेंस कैरेक्टर होते हैं और एक बेसिकली कैरेक्टर्स में एक इनहेरिटेंस होता है और एक एक्वायर्ड होता है। मतलब 2 तरह के कैरेक्टर्स जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म में अपीयर्स होते हैं। एक तो वो कैरेक्टर अपीयर होते हैं, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनमें ऐसे कैरेक्टर अपीयर होंगे, एक्सप्रेस होंगे, उस तरह के कैरेक्टर होंगे एक्सप्रेस जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिए होंगे, ड्राइव किए होंगे इनहेरिटेंस के द्वारा। तो मतलब इनहेरिटेंस के द्वारा वो क्या लेते हैं? जीन्स लेते हैं। तो मतलब एक इनहेरिटेंस में होगा जेनेटिकल, मतलब जेनेटिकल कैरेक्टर होंगे। तो बेसिकली जो जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं, यहाँ पे मेरा बताने का ये पर्पस है मेन, एक्चुअली आई वांट टू पुट इन योर माइंड दैट इनहेरिटेंस जो होती है उसमें जेनेटिकल कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होते हैं, मतलब जीन्स ट्रांसफर होते हैं। लिसन केयरफुली एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट की इनहेरिटेंस जो है उसमें जेनेटिकल ट्रांसफर, जीन्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? जब जीन्स ट्रांसफर करते हैं तो चेंज आती है, चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है? इनहेरिटेंस में डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज आती है, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है? और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड बेसिकली वो कैरेक्टर होते हैं जो एपिजेनेटिक होते हैं। एपिजेनेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एपिजेनेटिक। लिसन केयरफुली, एपिजेनेटिक वो कैरेक्टर होते हैं बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पेंड कर रहा है, ठीक है, वहां पे कुछ कैरेक्टर एक्वायर्ड हो जाते हैं, वहां पे कुछ अपीयर हो जाते हैं, शो हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है? वो किसकी वजह से शो होते हैं? अकॉर्डिंग टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है? तो उस टाइम पे जो उनमें कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं, ये कौन से कैरेक्टर्स हैं? दे आर द एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन आर दोज मॉडिफिकेशन in which change in DNA function. See, inheritance में change in DNA structure, but acquired मतलब epigenetic में change in DNA function but not DNA structure. ये आपको जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस वो मॉडिफिकेशन होती हैं जिनमें डीएनए फंक्शन में चेंज आती है, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आती। डीएनए स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। डीएनए की जब हम आगे हम चल के बात करेंगे कि डीएनए बेसिकली किसके बने होते हैं। डीएनए दे आर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारी हम बातें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, सो नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द वेरिएशन। सो जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो वेरिएशन ऑलरेडी वी डिस्कस दैट वेरिएशन आर द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल इन कंपैरिजन विद देयर पेरेंट्स। जब इनहेरिटेंस हो रही है तो वहां पे नेक्स्ट जनरेशन में कितनी वेरिएशंस आ रही हैं, दीज आर द
दीज आर द मतलब वो जो डिफरेंसेस हैं उनको हम वेरिएशंस कहेंगे। ओके, सो ऑर्गेनिज्म की मोर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल बॉडी की बात करें, या हम किसी भी मतलब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो वहाँ पे टू टाइप के सेल्स होते हैं। एक वो सेल्स होते हैं जो बॉडी के शेप को मेंटेन करते हैं, ठीक है, और अदर टाइप के जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करवा दिया है कि ऑर्गेनिज्म में एक सोमैटिक सेल्स होते हैं और सेकंड जो है जर्म सेल्स होते हैं। तो सोमैटिक सेल्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जो बॉडी सेल्स होते हैं, जिनको हम बॉडी सेल्स कहते हैं। बॉडी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी शेप को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इनका मतलब बॉडी तक ही जो है रोल होता है। ओके, मतलब ये वन ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, मतलब ये इनहेरिट नहीं होते, मतलब ये है कि ये हेरिडिटी नहीं करते, ये अप टू दैट ऑर्गेनिज्म तक ही रहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे मतलब सेल्स होते हैं, ये बॉडी सेल्स जो बॉडी को मेंटेन करते हैं। और बॉडी सेल्स में जो वेरिएशंस आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सोमैटिक वेरिएशंस, मतलब सोमैटिक सेल्स में जो वेरिएशन आती है उनको सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि सोमैटिक वेरिएशन जो है वो उसका काज क्या है, क्यों वेरिएशंस आती हैं और किसकी वजह से आती हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि बॉडी में बेसिकली जो सोमैटिक वेरिएशंस होती हैं ये एक्वायर्ड होती हैं, ये मॉडिफिकेशन होती हैं ड्यू टू द चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब कि बॉडी में वो वेरिएशंस जो इन्वायरमेंट के चेंज होने से आती हैं, उन वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। और वो एक्वायर्ड होती है, बेसिकली वो वेरिएशंस जो हम अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, जो हम अपनी लाइफ में एक्वायर्ड करते हैं, मतलब आफ्टर द बर्थ। जो बिफोर बर्थ होती है वो बेसिकली जर्म वेरिएशंस, वो जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं। और जो हम आफ्टर द बर्थ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हम वेरिएशंस एक्वायर करते हैं, उन वेरिएशंस को हम कहते हैं सोमैटिक वेरिएशंस और बॉडी सेल्स वेरिएशन। ओके, तो यहाँ मेंशन कर दिया मैंने, एक्वायर्ड और मॉडिफिकेशंस होती हैं। ओके, और ये जो वेरिएशंस होती है ये नॉन इनहेरिटेबल होती है। नॉन इनहेरिटेबल का मतलब हो गया, जैसे लेट्स सपोज मेरी बॉडी में अगर कोई आफ्टर द बर्थ कोई वेरिएशन आई है कलर में, ठीक है, फिजिक में, ठीक है, और फेयर लुक हो गई या डल लुक हो गई, तो इस तरह की जो वेरिएशंस हैं ये इनहेरिट नहीं होती नेक्स्ट जनरेशन में, ये नॉन इनहेरिटेबल होती हैं। ओके, तो ये नॉन इनहेरिटेबल हैं। जर्मिनल सेल्स की बात करते हैं, तो जर्मिनल सेल्स होते हैं जो सेक्स सेल्स होते हैं, तो इनमें जो वेरिएशंस आती हैं इनको हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन। और जर्मिनल वेरिएशंस जो है ये इनहेरिटेबल होती है, मींस जो जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं वो ट्रांसफर करती है, उनमें इनहेरिटेंस होती है, उनमें हेरिडिटी होती है, ट्रांसफर करती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम जैसे हमने सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स की बात की, तो अगर हम इनको इन सेल्स का नंबर, अगर लेट्स सपोज ह्यूमन की एग्जांपल हम ले लेते हैं, ह्यूमन के केस में अगर हम इन सेल्स को ह्यूमन की एग्जांपल के सॉरी रेफरेंस से अगर हम सेल्स को अंडरस्टैंड करें, तो ह्यूमंस में जैसे हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर होता है 46, ठीक है। ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर क्या है 46। वैसे तो हम यहाँ पे प्लांट्स की एग्जांपल भी रख सकते थे, पर हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट, ठीक है। तो ह्यूमंस में जैसे 46 क्रोमोसोम है, पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, और उनमें 22 पेयर्स जो होते हैं ये कौन से होते हैं, ये बेसिकली ये कौन से होते हैं, ये बॉडी सेल्स होते हैं। 22 पेयर्स जो होते हैं ये बॉडी सेल्स होते हैं, और जो 1 पेयर होता है ये सेक्स सेल्स का होता है। तो मतलब ये जो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये सोमैटिक वेरिएशंस में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इन पेयर्स, ये जो 22 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, 22 जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम में, इनमें जो वेरिएशंस आएंगी वो वेरिएशंस नॉन इनहेरिटेबल होंगी, और इनमें वेरिएशन पर्सन आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। हम नेचर से एक्वायर्ड करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म हो सकती हैं। और ये जो 1 पेयर है सेक्स सेल्स में जो वेरिएशंस होती है ये हेरिटेबल होती हैं, ये ट्रांसफर्ड होती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके, सो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे मेंडलिज्म में हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसमें मैं आपको उसकी टर्मिनोलॉजी जितनी भी है मेंडलिज्म की वो डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे
व्हाट इज जीन, जीन का कंसेप्ट क्या है, एलील क्या है, एलिलोमार्फ क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन उसके बाद हम आगे कुछ टेस्ट क्लास की बात करेंगे, उसके बाद हम बैक क्रॉस की भी बात करेंगे और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो आपको आगे कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी, वो हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम मेंडलिज्म, मेंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट, पी प्लांट, देन सो फोर्थ, जो भी आगे सीक्वेंस में टॉपिक होंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो हम करेंगे। और हर कंसेप्ट में, हर टॉपिक में हम एक दो जो एमसीक्यू मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जिस वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है मेरा आपको उसका अपडेट जो है वो टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।